नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी दर का हुआ दर्पण और खंडित छवियां। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कुमार, डॉक्टर शेफाली ने बाहर आते ही कहा। आपके यहाँ एक नन्हा मेहमान आने वाला है। कपड़े ठीक करते हुए मैंने पर्दे की फांक से मिस्टर कुमार की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। उनका चेहरा एकदम फक पड़ गया था। मैं जब बाहर आई तो वे बुदबुदा रहे थे। मैंने तो सुना था इस उम्र में बच्चों का कोई खतरा नहीं होता। उसे खतरा नहीं कहते मिस्टर कुमार, संभावना कहते हैं। इस उम्र में संभावना सचमुच बहुत कम होती है, इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। यू आर लकी, रादर शी इज लकी, डॉक्टर ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, सिट डाउन डियर, वी हैव टू डिस्कस अलॉट। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगी, साथ ही मुझे ढेर सारी हिदायतें भी देती जा रही थी। मैंने कनखियों से इनकी ओर देखा। उनका चेहरा एकदम पथराया हुआ था। वे वहां बैठे जरूर थे, पर शायद कुछ भी देख सुन नहीं रहे थे। थैंक यू डॉक्टर, मैंने उठते हुए कहा। ओके डियर, टेक केयर, वे बोली और उन्होंने आया के लिए घंटी बजाई। शायद वे अगली पेशेंट को बुलाना चाह रही थी। चले, मैंने इनसे कहा तो ऐसे चौंके जैसे नींद से जागे हो। नींद में चलने वाले व्यक्ति की तरह ही बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। मेरे बैठने के बाद भी उनकी समाधि भंग नहीं हुई। स्टीयरिंग पर हाथ रखकर वे बैठे ही रहे। चलना नहीं है क्या, मैंने खींच कर कहा। ओह सॉरी, उन्होंने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उनका ये रवैया देखकर घर जाने का उत्साह ही खत्म हो गया। मैंने कलाई घड़ी की ओर देखकर कहा, ओह 10 बज रहा है, अब घर जाकर लौटूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दें। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया और रूट बदल दिया। थोड़ी देर में गाड़ी कॉलेज के गेट पर थी। मुझे उतारकर वे चुपचाप चले गए। गेट पर ही अदिति मिल गई। वह सुबह सुबह गणित के एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है। बोली, आज मियाँ जी पकड़ाई में कैसे आ गए? सुबह सुबह आ जाते हैं, शाम को कोई ठिकाना नहीं होता। बोलते हुए हम लोग कॉरिडोर में पहुंच गए थे। वहां और लोग भी थे। आज सुबह सुबह कैसे? डॉक्टर के यहाँ गई थी, सोचा घर जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। डॉक्टर के यहाँ क्यों, कोई खास बात? अरुणा ने आंखें नचाकर पूछा। उसके चेहरे का ग्लो देखना, वही बताएगा, मिसेस महाजन बोली। कसम से अन्ना, शादी के बाद तेरी रंगत ही बदल गई है। 10 साल छोटी लग रही है तू, पूनम ने कहा। ए, डॉक्टर क्या बोली, बताना, सीमा का आग्रह था। मैं मुस्कुराकर रह गई तो मिसेस महाजन बोली, नहीं बताती तो मत बताने दो, वो छिपेगा थोड़ी ही, अभी आगे आ जाएगा। ए, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे खूब भूख लग रही है। मेरे साथ कोई कैंटीन में चलने के लिए इंटरेस्टेड है? तू ट्रीट दे रही है क्या? तो सब चलते हैं। कुछ ही पलों में पूरा जत्था कैंटीन में था। लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया गया। मेरी खुशी जैसे सबकी खुशी बन गई थी। पर खाने की प्लेट सामने आते ही याद आया, इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा था कि डायरेक्ट जा रही हो तो तुम्हारे खाने का क्या होगा, जबकि पूछना चाहिए था। यह एहसास होते ही मन खट्टा हो गया और सब कुछ बेस्वाद सा लगने लगा। सखी सहेलियों के बीच मुद्रा बनाए रखना मुझे कठिन लगने लगा। घर लौटते हुए मधुरम के सामने से गुजरी तो वहां की सुगंध ने मुझे खींच लिया। मैंने अपनी पसंद की इमरती और इनके लिए रसगुल्ले ले लिए। मीठे के बाद कुछ नमकीन भी चाहिए, इसीलिए समोसे और ढोकले भी पैक करवा लिए। चाय के लिए देर तक इनका इंतजार करती रही, फिर अकेले ही सबका आनंद ले लिया। ये देर रात लौटे, मैंने सीधे खाना ही लगा दिया। खाने के साथ मधुरम की सामग्री भी परोस दी। अरे, ये क्या क्या बना लिया आज? कुछ नहीं, आज खाना खाकर नहीं गई थी ना, कैंटीन जाना पड़ा, वहीं से कुछ घर के लिए भी बंधवा लिया। ओके, इन्होंने कहा और खाना शुरू कर दिया। पर मैं देख रही थी कि खाने में इनका जरा भी मन नहीं है। फिर मेरा मन भी उचट गया। सेलिब्रेशन की हवा निकल गई, सारी खुशी बेमजा हो गई। मैंने बचा हुआ सब कुछ उठाकर गंगाराम को दे दिया, कम से कम उसके बच्चे ही एंजॉय करें। खाने के बाद ये रोज की तरह टीवी के सामने बैठ गए। मैं कल के लेक्चर्स की तैयारी करती रही।
कोई 10:30 बजे मैं सोने गई, पर आंखों में नींद का नाम नहीं था। दिन भर का घटनाचक्र दिमाग में घूम रहा था। ये कमरे में आए तब रात काफी हो चुकी थी। मैं सोने का नाटक किए पड़ी रही, पर ये शायद जानते थे कि मैं जाग रही हूँ, क्योंकि बिस्तर पर आते ही इन्होंने पूछा, तुम्हें पहले से पता था ना? मैं उनका मंतव्य समझ गई, इसीलिए धीरे से कहा, हाँ, थोड़ा अंदाजा था। तो मुझे बताया क्यों नहीं? कन्फर्म नहीं था ना, इसीलिए तो आपको साथ ले गई थी। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वह महिला इतना जोश के साथ कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी कि उस समय मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब तुम ही एक आध बार फोन लगाकर पूछ लेना, यही कि कैन वी एलिमिनेट, मतलब बिफोर इट इज टू लेट, क्या छुटकारा पाया जा सकता है? मैं एक झटके के साथ उठ बैठी। व्हाट डू यू मीन? आपको कोई खास खुशी नहीं हुई, यह तो मैं जान गई थी, पर आप छुटकारा पाने की बात करेंगे, यह नहीं सोचा था। लोग क्या कहेंगे, ये सोचा है? लोग क्या करेंगे और क्या कहेंगे? शादीशुदा हैं हम लोग, कोई अवैध संतान नहीं है यह। इस उम्र में बच्चा पैदा करोगी तो हंसी नहीं होगी। इस उम्र में शादी की है तो इस उम्र में ही बच्चा होगा ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी, पर मुझे है। इतनी बड़ी बड़ी दो बेटियों के होते हुए तीसरा बच्चा आएगा तो लोग हंसेंगे। इतनी बड़ी बड़ी दो बेटियों के होते हुए आपने शादी की, तब लोगों ने कुछ नहीं कहा। और आपकी शादी कोई अनायास नहीं हुई है। आपने बकायदा मैट्रिमोनियल में पोस्ट डाली थी, तब बेटियों का ख्याल नहीं आया? बेटियों का ख्याल था, तभी तो दूसरी शादी की है। जवान होती लड़कियों को घर पर छोड़कर जाते हुए डर लगता है। बुआ जी की बहुत मान मनोवल करके यहाँ लाया था। 1.5 साल तक किसी तरह उन्होंने निभा दिया, पर वे उकता गई थी। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था, मुन्ना, जल्दी कोई इंतजाम करो, ये चौकीदारी अब हमसे नहीं होगी। हमारा भी घर बार है, बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं। बुढ़ापे में हम उनका सुख भोगे कि तुम्हारी धर्मशाला संभालें। इधर पलक और महक भी उनसे बोर हो चुकी थी। मजबूरन शादी का निर्णय लेना पड़ा। उनका एक एक शब्द मुझे छलनी करता चला गया। कसैले स्वर में मैंने कहा, तो श्रीमान जी, अब मुझे एक बात बता दो, इस घर में मेरा स्टेटस क्या है? आया, वार्डन या सिर्फ चौकीदार? इतना कड़वा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इन लड़कियों की मां बनाकर लाया हूं। रियली? मेरे स्वर से वे तिलमिला उठे। कुछ कहने को उनके होठ फड़फड़ाए, पर वे चुप रहे। मैंने ही कहा, आपको क्या लगता है मां बनना इतना आसान है? क्यों नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार दो उन्हें। वे माँ के प्यार के लिए तरस गई हैं। प्यार देना कोई चॉकलेट या टॉफी देना नहीं है। और आपकी बेटियों की माँ मैं कभी नहीं बन सकती, क्योंकि उनके मन में अपनी माँ की याद अभी ताजा है। वो उस स्थान पर किसी दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकती। हो सकता है इस शादी के लिए वे मन ही मन आपको कोसती रही हूँ। वे इस समय उम्र के बहुत ही नाजुक और भावुक दौर से गुजर रही हैं। इस समय आप उन पर कोई रिश्ता लादने जाएंगे तो वे बगावत कर देंगी। हम लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना रहे, यही काफी है। उस रात हम दोनों में से कोई भी नहीं सो सका। सुबह उठी तो सर भारी लग रहा था, बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। कॉलेज जाने का जरा भी मन नहीं था, पर छुट्टी लेती भी तो किस बहाने, और घर में बैठकर करती भी क्या? खाली घर दिन भर भाई भाई करता रहेगा, वहां कम से कम 4 लोगों के बीच समय तो कटेगा। सिनेमा के पर्दे पर, उपन्यास के पन्नों पर इस प्रसंग के कैसे मनोहारी चित्र मैंने देखे थे, और मेरे घर में ये कैसी विपरीत लीला हो रही है। इस उम्र में शादी करके मैंने भूल तो नहीं की। बेमन से ही सही, तैयार होकर जैसे ही एक्टिवा की चाबी निकाली, मन विद्रोह कर दिया। नहीं, अब एक्टिवा से नहीं जाना है। गंगाराम को भेजकर मैंने ऑटो बुलवाया, पर कॉलेज पहुंचने तक हालत खराब हो गई। लगा कि इससे तो अपनी एक्टिवा ही अच्छी। मैं ऑटो से उतर रही थी कि मिसेस महाजन सामने पड़ गई। तू इस खड़खड़िया में आई है? हाँ, डॉक्टर ने स्कूटी के लिए मना किया है। मैं सफेद झूठ बोल गई। तो मियाँ से बोल, गाड़ी का इंतजाम करेंगे। हम लोगों की टाइमिंग अलग है, और डायरेक्शन भी। तो नई गाड़ी लेने को बोल। दिस इज अ प्रेशियस चाइल्ड। उसके लिए नई गाड़ी होना मांगता।
प्रेशियस चाइल्ड, कोई मेरे घर आकर देखे इस प्रेशियस चाइल्ड का कैसा स्वागत हो रहा है। दूसरे दिन से मैं कैब बुलवाने लगी, कभी कोई छोड़ भी देता। इस नई वाहन व्यवस्था का इन्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि वे मुझसे पहले निकल जाते थे और मेरे आने के बाद ही लौटते थे। एक दिन कोई मीटिंग थी तो मैं देर से घर पहुंची। ये मुझे चाय पीते हुए मिले। तुम्हारी स्कूटी दिखी तो मुझे लगा घर पर ही हो। फिर गंगाराम ने बताया कि आजकल स्कूटी पर नहीं जाती। हाँ, डॉक्टर ने मना किया है। मैंने अपना झूठ दोहरा दिया। ऑटो पर जाती हूँ तो कॉलेज में डांट पड़ती है, इसीलिए आजकल रोज कैब लेनी पड़ती है। मुझे लगा ये कहेंगे, अरे बताना तो था, मैं ड्राइवर भेज देता, दिन भर बैठा ही तो रहता है। पर ये कुछ नहीं बोले। जब गंगाराम चाय का सामान समेट कर ले गया तो गंभीर स्वर में बोले, आज ऑफिस में ऐसी ही बात चल पड़ी थी तो मैंने सबको बताया, तो मिसेस जयशंकर बोली कि इस उम्र में डिलीवरी बहुत रिस्की होती है। नॉर्मल तो खैर होती ही नहीं है, सिजेरियन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मिसेस जयशंकर से पूछिएगा कि आजकल कितनी डिलीवरीज नॉर्मल होती हैं। हो सकता है डॉक्टर्स स्वार्थवश ऐसा करते हों या सचमुच वैसी जरूरत होती है। इस देश में 50% से ज़्यादा डिलीवरी सिजेरियन होती है। और मिस्टर नारंग भी कह रहे थे, क्या इस उम्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वे एबनॉर्मल होते हैं, या तो मंदबुद्धि होते हैं या अपंग। नारंग साहब को शायद पता नहीं कि पुराने जमाने में औरतें मेनोपॉज तक बच्चे पैदा करती जाती थी, क्योंकि रोकने का कोई साधन नहीं था। 8-8, 10-10 की लाइन लग जाती थी, पर वे सब बच्चे नॉर्मल होते थे। हाँ, माँ की हालत जरूर दिन ब दिन खस्ता होती जाती थी। पहले वाली दोनों लड़कियां ही हैं, वो डर लगता है एक और लड़की आ गई तो क्या? इन दोनों की पढ़ाई और शादी के बाद तीसरी के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं कमा रही हूं ना, सब संभाल लूंगी। जुड़वा भी हो सकती है, होने दीजिए। जैसे पलक और महक पल गई, वे भी पल जाएंगी। फॉर अ चेंज बेटा भी तो हो सकता है। बेटे का मैं क्या करूंगा? उसके जवान होने तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो वह आपके बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा। लोग इसी दिन के लिए तो बेटे की कामना करते हैं। मतलब तुम्हारे पास हर बात का जवाब है, इन्होंने खींच कर कहा। मेरे पास हर बात का जवाब है क्योंकि मैं सकारात्मक ढंग से सोचती हूँ, पॉजिटिव अप्रोच रखती हूँ। आप हर बात को नकारात्मक ढंग से देखते हैं, सोचते हैं। ऑफिस में भी आपने यह बात बड़े मायूस अंदाज में की होगी, तभी लोगों ने आपको इतने भयानक उदाहरण दिए। कॉलेज में तो मुझ पर बधाइयों की वर्षा हो गई थी, जबकि मैंने सिर्फ इतना बताया था कि मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रही हूँ। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। माना कि हम लोगों के संबंध नितांत औपचारिक हैं, हम लोगों के बीच कोई संवाद नहीं है, पर मैं संभाल लूंगी। पर एक बात जरूर कहूंगी, कहा तो आप चाहते हैं कि मैं उन्हें माँ का प्यार दूं, पर आपने मुझे उनसे जुड़ने ही नहीं दिया। इतने दिनों तक बुआ जी की कैद में थी, उनके जाते ही आपने लड़कियों को हॉस्टल भेज दिया। उन लोगों की ही जिद थी, कह रही थी कि हमारा 12वीं का साल है, हम शांति से पढ़ना चाहती हैं। तो आपको कहना था कि यहाँ उनकी शांति भंग करने वाला कोई नहीं है। जो थी वे अपने घर चली गई हैं, पर आपने मना नहीं किया, क्योंकि आप भी बच्चों के सामने मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे। उसी कंफर्ट जोन का नतीजा भुगत रहा हूं मैं। इन्होंने कहा और एकदम उठकर चल दिए। मैं देखती रह गई। पिछले 8-10 दिनों में यह आदमी कितना बदल गया है, या यही इसका असली चेहरा है। नए नवेले प्रेम के उन्माद में मैं तब इतना खो गई थी कि सब कुछ रंगीन नजर आ रहा था। इतनी जल्दी मोहभंग हो जाएगा यह नहीं सोचा था। ये ऑफिस से लौटे तब मैं तैयार होकर हॉल में बैठी थी। बोले, अभी अभी आई हो? मैंने सिर हिला दिया, बोली नहीं। ये कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, इतना ड्रेसअप होकर कॉलेज जाती हो? थैंक गॉड, आपका ध्यान तो गया। श्रीमान जी, मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हुई हूँ। माँ का आदेश था, शादी के बाद पहली बार दर्शनों के लिए जा रही हो। खूब सज संवर के जाना। किसके दर्शनों के लिए जा रही हो? माता रानी के। नवरात्रि चल रही है, कुछ पता भी है? और माँ का आदेश है कि अकेली मत जाना, जोड़े से जाना, इसीलिए आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। चलेंगे ना?
वे थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, चाय पी लें, फिर चलते हैं। मैं इतना खुश हो गई थी, पूरे रास्ते चहकती रही। पता है, पहले मैं पूरे 9 दिन तक व्रत रखती थी, बिना नमक का खाती थी। सुबह सवेरे माता के दर्शनों के बाद ही चाय पीती थी। इस बार उपवास के लिए सबने मना कर दिया था, तो मेरा नित्य दर्शन का नियम भी टूट गया। जैसा कि अनुमान था, मंदिर में भीड़ तो थी, पर रात के मुकाबले में कम थी। इसलिए मैंने यह समय चुना था, इत्मीनान से पूजा हो सके। मैं जब पंडित जी से थाली लेकर उसमें साड़ी, चूड़ा, बिंदिया, नारियल, मिठाई, माला और पैसे रख रही थी, ये लगातार मुझे घूर रहे थे। पूजा करके बाहर आने पर मैंने कहा, देव दर्शन के बाद थोड़ी देर बैठने का विधान है, कहीं बैठ लें। मुझे सीढ़ियों पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, पर इस समय वह असंभव था। भक्तों का रेला सा चला आ रहा था। फिर मुझे याद आया, नीचे कुंडे के पास दीवार से लगी पत्थर की बेंचें हैं। सौभाग्य से एक खाली मिल गई। हमने वहीं आसन जमा लिया। सो थैंक्स गिविंग अच्छे से संपन्न हो गया? मैं चौंक पड़ी। आपने अभी कुछ कहा? यही कि धन्यवाद ज्ञापन अच्छे से हो गया। धन्यवाद कैसा? माँ ने कहा था शादी के बाद पहली बार जा रही हो तो माता रानी को साड़ी जरूर चढ़ाना। वैसे भी हमारे यहाँ भगवान के दर्शन खाली हाथ नहीं किए जाते। आपके यहाँ का पता नहीं। क्यों, हम क्या हबशी हैं? तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद की बात आपके मन में कैसे आ गई? मुझे लगा तुमने मन्नत मांगी होगी, जिसे पूरा करने के लिए आई हो। मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी थी, यह तो एक नित्य नैमित्तिक कार्य था। पर अब जब आपने बात उठाई ही है तो आपको साक्षी रखकर एक मन्नत मांग लेती हूँ। माता जी, जिस दिन अपने बच्चे को गोद में लेकर दर्शनों को आऊंगी, पूरे 1100 लड्डुओं का भोग चढ़ाऊंगी। प्लीज बेटे की मन्नत मत मांगना। मैंने तो बेटा बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कहा, केवल बच्चे को लेकर आने की बात की थी। और आपको बेटे से परेशानी क्या है? बेटा हो गया तो पलक और महक यही सोचेंगी कि मैंने बेटे के लिए दूसरी शादी की है। उनकी इस बात पर मुझे गुस्सा आना चाहिए था, रुलाई आनी चाहिए थी, पर उल्टे हंसी ही आ गई। मान गए मिस्टर कुमार, आपको मान गए। आपके दिमाग की सचमुच दाद देनी पड़ेगी। ये रोज नए नए फंडे आप कहाँ से ले आते हैं? कैसे फंडे? वे गुर्राए। मैंने यह अपेक्षा कभी नहीं की थी कि इस खबर को पाते ही आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि जानती हूं यह आपकी पहली संतान नहीं है। पर आप इतने गमजदा हो जाएंगे, यह सोचा नहीं था। मुझे फुसलाने के लिए कैसे कैसे तर्क आपको सूझ जाते हैं। पर आपको बता दूं मिस्टर कुमार, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि आपके बहकावे में आकर इस ईश्वरीय सौगात को लौटा दूं। सो मिस्टर कुमार, नाउ ये क्या तब से मिस्टर कुमार लगा रखा है? वे एकदम हत्थे से उखड़ गए थे। मैं क्या करूं? मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी अजनबी के साथ बैठी हूं। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हूं। और यह फीलिंग मुझ में बड़ी गिल्ट भर देती है। मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती हूँ मिस्टर कुमार। क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ। इन 8 दिनों में आप कितने बदल गए हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है। जिस व्यक्ति से शादी की थी वह व्यक्ति कोई और ही था। शादी के बाद कई लोगों का मोहभंग हो जाता है, क्योंकि सब कुछ मन जैसा नहीं हो पाता। पर मेरा मोहभंग इतनी जल्दी हो जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। शुरुआत शायद शादी के दिन से ही हो गई थी। मेरे घर में उस दिन उत्सव का सा वातावरण था। जिन लोगों के लिए मैंने इतने दिन वैराग्य धारण कर लिया था, वे मेरे भाई बहन मुझे वधू वेश में देखकर आनंद विभोर हो रहे थे। बड़ी बूढ़ियां आशीर्वादों की झड़ी लगा रही थी। कह रही थी, बिटिया, शादी में पहले ही बहुत देर हो गई है, अब बाकी काम जल्दी से निपटाना, और देर मत करना। वहां से विदा होकर आई तो यहाँ का माहौल एकदम विपरीत था। बहुत ज्यादा धूमधाम की मैंने आशा नहीं की थी, पर यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे अभी अभी यहाँ से कोई अर्थी उठी हो। घर में 10-15 लोग थे। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे मातम कुर्सी पर आए हों। जिन देवी जी ने मुझे आरती उतार कर भीतर लिया, वे मानो किराए पर लाई गई थी। ना कोई ललक, ना कोई उत्सुकता, चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं थी। बस उन्होंने एक रस्म अदायगी सी कर दी।
जश्न का माहौल ना सही, पर दरवाजे पर एक बिजली की झालर तो लगाई जा सकती थी। मेरे स्वागत में 4 सुहागिनों को लड्डू तो बांटे जा सकते थे। किसी ने हमारा कमरा तो ठीक किया होता। मैं सजाने की बात नहीं कर रही हूँ, पर ठीक तो किया जा सकता था। मैं सांस लेने के लिए रुकी। लगा ये अब कुछ कहेंगे, पर चुपचाप मुझे देख रहे थे। घर में जितने लोग थे सबने जैसे एक राय बांध ली थी। सबने मुझे आशीर्वाद दिया, खुश रहो। अष्टपुत्र सौभाग्यवती वाला आशीर्वाद आजकल कोई नहीं देता, जानते हैं। पर नई दुल्हन को कम से कम फलो फूलो तो कह सकते थे। वे लोग कोई ऋषि मुनि तो थे नहीं कि उनके कहते ही बच्चों की लाइन लग जाती। और आपकी परम पूज्य बुआ जी, वे तो बहुत ही महान निकली। क्यों? बुआ जी ने क्या किया? उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो है उन्हीं में खुश रहो। वे यहाँ 2 महीने थी। मैंने जब भी किसी मौके पर प्रणाम किया, उन्होंने यही आशीर्वाद दिया। जिस दिन वे गईं, मेरे प्रणाम करने पर उन्होंने यही आशीर्वाद दोहराया। आखिर मैंने पूछ ही लिया, बुआ जी, इसका मतलब तो समझाती जाइए। तो बोली, ये जो दोनों बच्चियां हैं ना, अब इन्हीं से संतोष रखो, बस। उनका यह बस मेरे कलेजे में शूल की तरह गड़ गया। मिस्टर कुमार, मां बनना हर औरत का अधिकार है। उसे छीनना उसके स्त्रीत्व का अपमान करना है। मैं यह अपमान कभी सहन नहीं करूंगी। बच्चे को जन्म देना है या नहीं, यह तय करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। और अब मेरा निर्णय सुन लीजिए। यह बच्चा इस दुनिया में आकर रहेगा। अगर आपके घर में उसके लिए जगह नहीं है, तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। वैसे भी मैं उसे ऐसे वातावरण में जन्म देना चाहूंगी जहां उसका प्रेम से स्वागत हो। उसके जन्म पर खुशियां मनाई जाएं, बधाइयां गाई जाएं, मिठाइयां बांटी जाएं। आपके घर में तो उसके आने से मातम ही होगा। इसके बावजूद आपको कोई असुविधा हो तो बता दीजिए। मैं बिना शर्त आपको आजाद कर दूंगी। बस एक विनती है, इस बार जिस केयरटेकर को आप घर में लाएंगे, उसे पहले से समझा दें। और मैं उठकर खड़ी हो गई। नाउ द चॉइस इज योर्स, मिस्टर कुमार। अपने निर्णय से मुझे शीघ्र अवगत कराएं। और मैं पलट कर चल दी। मैंने मुड़कर देखा भी नहीं कि वे पीछे आ रहे हैं या नहीं। मेरे जीवन में अब उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। यह शादी मैंने अपने अकेलेपन को बांटने के लिए की थी। पर अब मैं अकेली कहाँ थी? कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।